हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने जो संत रविदास लाइब्रेरी के अंदर अपना जो 12वें नंबर का जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका सलूशन करेंगे। दोस्तों, ये जो अपने वीकली टेस्ट होते हैं ये बिल्कुल HSC CT बेस पर होते हैं। और आज के जो क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने जो पहला प्रश्न पूछा था वो था अर्जुनायण गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें महेंद्रगढ़ लिखा हुआ है। दोस्तों, यदि हम अंबाला की बात करें जो इसके अंदर ऑप्शन ए दिया गया है, उसके अंदर यदि आपसे कुणिद गणराज्य पूछा जाए तो उसका उत्तर अंबाला होगा। और अग्रवा के अंदर अगर गणराज्य हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन अपना हो जाएगा, जिसमें महेंद्रगढ़ लिखा हुआ है। दोस्तों, अपना जो सेकंड प्रश्न है उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद में रचित है। दोस्तों, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें यजुर्वेद लिखा गया है। और यह जो वेद है ये गद्य और पद दोनों में रचित है। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हम जो ऑप्शन नंबर ए देखें तो वो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, यानी जो ऋग्वेद है वो अपना सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और इसके अंदर 10 मंडल दिए गए हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो सामवेद लिखा गया है ये दोस्तों गीत के रूप में लिखा गया था। और इसमें जो देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए इसमें अनेक प्रकार के बड़ी मात्रा में मंत्र दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि जादू टोना से संबंधित और जो वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है तो उसका होगा अर्थवेद, जो हमने बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। अर्थवेद जो वेद है ये जादू टोना और वशीकरण से संबंधित है। और इसके अंदर जो चिकित्सा पद्धति भी दी गई है। अगला जो अपना तीसरा जो प्रश्न है, जैन प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें रेवाड़ी लिखा हुआ है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो भिवानी दिया गया है इसमें पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा संदेश पत्रिका निकाली जाती थी, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। रोहतक की बात करें तो रोहतक के अंदर जो दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र है ये दोस्तों रोहतक से निकलता है। तो जैन प्रकाश समाचार पत्र हमारे जो ऑप्शन नंबर सी है जो रेवाड़ी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। अपना जो चौथे नंबर का प्रश्न है सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें ब्राजील लिखा गया है। दोस्तों, जो ब्राजील के अंदर ही अमेजन के जंगल है जो कि भारत से लगभग दुगने, यानी भारत के क्षेत्रफल का लगभग दोगुना है। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी के अंदर जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 20% अमेजन जंगल से ही मिलती है। और जो हम यदि अमेजन जंगल की बात करें तो उसका 60% भाग ब्राज़ील के अंदर आता है। और इसको अमेजन के जंगलों की इतनी अधिक वैल्यू होने के कारण इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, पांचवा जो अपना इसके अंदर प्रश्न पूछा गया, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। दोस्तों, इसका सही उत्तर अपना होगा बी ऑप्शन, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों, ये जो हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 आता है और उसी 51 के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख हमें मिलता है। दोस्तों, मूल कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो मूल कर्तव्य यदि हम मूल संविधान को देखें तो हमें मूल कर्तव्य देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और शुरुआत में हमारे संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में सन 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और जो बच्चों के अभिभावकों के लिए यह मौलिक जो कर्तव्य जोड़ा गया था। अपना जो 6वें नंबर का जो प्रश्न आता है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, हृदय की जो धड़कन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। सच्चर फार्मूला के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी क्षेत्र में कांगड़ा और हिसार जिलों को शामिल नहीं किया गया था। प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा माध्यम पंजाबी को बनाया गया। हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी तथा पंजाबी क्षेत्र के स्कूलों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य हो गया। तो दोस्तों, हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। जो इसमें तीसरा कथन दिया गया है वो दोस्तों सही हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है कि हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र के स्कूलों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक हो गया। तो ये ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर ये सही होगा। तो अपना जो डी ऑप्शन है उसके अंदर केवल 3 दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर हम मानेंगे। तो इसका दोस्तों
डी ऑप्शन है वो 7वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों जो ये सच्चर फार्मूला लागू हुआ था ये 2 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। इसके आगे जो अपना 8वें नंबर का जो प्रश्न इसके अंदर आता है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 60 दिन जिसमें लिखा गया है ये अपना सही जवाब हो जाएगा। 9वें नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों 1996 इसका जो ए ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा और इसको 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जो 10वां प्रश्न है, इनमें से खरीफ फसल है जो चना मक्का दलहन, इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन मक्का होगा, जिसमें यदि हम खरीफ की फसल की बात करें तो इसको गर्मी की फसल भी कहते हैं और इसको जून से अक्टूबर के बीच में इसको उगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर के अंदर इसको काट लिया जाता है। दोस्तों यदि हम और अन्य खरीफ की फसलों की बात करें तो जिनमें धान है, बाजरा है, मूंगफली है, सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, मोठ है, ग्वार है, ये सभी फसलें हमारी खरीफ की फसलें कहलाती है। अपना अगला जो 11वें नंबर का जो प्रश्न है, हवा सिंह ने 1966 और 1970 में लगातार एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। इसका दोस्तों डी ऑप्शन जो है मुक्केबाजी वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें हवा सिंह ने 1966 और 1970 में लगातार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों अपना जो अगला 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है, पंचकुला जिले की रामगढ़ रियासत के संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मियाँ खुशहाल सिंह वो इसका सही जवाब होगा। दोस्तों मैं आपको रामगढ़ रियासत के बारे में बताऊं तो इसकी स्थापना 1763 में की गई थी और 1857 के समय प्रद्युम्न सिंह इसका शासक था और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर उस समय जगजीत सिंह इसका शासक था। दोस्तों ये जो शासक है ये अपने आप को चंदेल शासकों का जो चंदेल शासक थे उनको अपना पूर्वज मानते हैं और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि रामगढ़ रियासत के संस्थापक मियाँ खुशहाल सिंह को माना जाता है। अपना जो अगला जो 13वें नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है कि निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। दोस्तों सबसे पहले जो हम यदि बात करें महाभारत की तो महाभारत में हमें 18 अध्याय देखने को मिलते हैं, जिनमें 7वें नंबर का जो अध्याय है वो हमें द्रोण पर्व के रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों यदि महाभारत की कहीं पर भी उल्लेख आ जाए तो यदि हमें कोई गणराज्य देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर वो दोस्तों योद्धा गणराज्य देखने को मिलता है, जिनकी बहुत ज़्यादा विशेषताएं हमारे जो पुस्तकों में लिखी गई है। और ये दोस्तों रोहतक के साइड के जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें ये जो गणराज्य देखने को मिलता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें योद्धा गणराज्य लिखा हुआ है। दोस्तों 14वें नंबर का जो प्रश्न है ध्वनि तरंगे है। दोस्तों ये इसकी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा अनुदैर्ध्य। इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के प्रसार की दिशा के समांतर ही कंपन करते हैं दोस्तों, इसलिए इसे अनुदैर्ध्य कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 14वें जो क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो 15वें नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंदर हमने जो डाला वो दोस्तों इसके अंदर हरियाणा का प्रथम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों सोनीपत हो जाएगा और सोनीपत के अंदर हरियाणा का प्रथम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं सोनीपत वही शहर है जिसे पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांवों के रूप में मांगा था। दोस्तों सोनीपत का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है सोनप्रस्थ, जिसका अर्थ होता है श्रवण नगरी। दोस्तों पांडवों ने जो 5 जो गांव मांगे थे दुर्योधन से उनमें इंद्रप्रस्थ, पानीपत, तलपत, बागपत, सोनीपत थे और सोनीपत को उस समय सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है श्रवण नगरी। दोस्तों 16वां जो प्रश्न है एबकस का प्रयोग कब शुरू हुआ था। ये दोस्तों ए ऑप्शन जो है 250 ईस्वी इसका सही जवाब होगा और एबकस जो है ये दोस्तों गणना करने का सबसे पहला यंत्र था और ये 250 ईस्वी में इसका प्रयोग शुरू हुआ था। और जो अपना 17वां जो नंबर का जो प्रश्न इसमें दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण क्षेत्र किसके अधीन है। दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए श्रुति चौधरी जिसके पास हमारा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, आरती राव जिसके पास चिकित्सा एवं आयुष मंत्री है, श्याम सिंह राणा इसका सही जवाब होगा जिनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जो आता है। और गौरव गौतम है, ये हमारे खेल एवं युवा सशक्तिकरण और जो दोस्तों कानून मंत्री है, तो इसका सी ऑप्शन जो श्याम सिंह राणा है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 18वें नंबर का जो प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें उत्तल लिखा गया है। तो उत्तल जो लेंस है वो कैमरे में प्रयोग में लाया जाता है। अपना जो 19वां जो प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका सही जवाब होगा आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग। जो नीति आयोग जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसके जो उपाध्यक्ष है वो दोस्तों सुमन वेरी है। और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में भी इसके पूछ लिया जाता है, जो BVR सुब्रमण्यम है। दोस्तों ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पर ही इसको बनाया गया था। अब दोस्तों हम अपना जो 20वां प्रश्न है वो देखते हैं। और 20वें प्रश्न में लिखा है कि महाभारत के वन पर्व में कितने अध्याय है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है 315 जिसमें लिखा गया है वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें महाभारत के वन पर्व में 315 अध्याय है। दोस्तों यदि हम महाभारत के वन पर्व की बात करें तो ये जो तीसरा पर्व हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अंदर 22 उप पर्व है। और इस पर्व में हमें जो पांडवों ने जो कि वनों में जो 12 साल तक वास किया था, जो कि वनवास किया था, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। 12 वर्षों तक वनों में वास करने के बाद वो 1 साल के लिए अज्ञातवास के लिए चले गए थे। तो महाभारत के वन पर्व का उल्लेख हमें जो महाभारत के अंदर जो तीसरा पर्व है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और 12 इसके उप पर्व है। और पांडवों के जो वनवास का वर्णन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर यदि हम अध्याय की बात करें तो वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 315 लिखा हुआ है। अब अगला जो दोस्तों अपना जो आता है 21वें नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा है कि हरियाणा का वह मंडल जिसमें सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक जिलों को समाहित किए हुए हैं। तो दोस्तों जो इसका यदि हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ए ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें रोहतक लिखा गया है। क्योंकि रोहतक के अंदर 5 जिले आते हैं, क्योंकि रोहतक हमारे 6 मंडल है हरियाणा के अंदर, जिनमें 4 तो हमने ऑप्शन ही दिए हैं, रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम। इसके अलावा दोस्तों अंबाला एक हमारा मंडल है। और अंबाला के अलावा फरीदाबाद अपना एक मंडल है। दोस्तों यदि हम रोहतक मंडल की बात करें तो इसके अंदर 5 जिले आते हैं, जिनमें रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर और सोनीपत है। और हिसार मंडल की बात करें तो उसके अंदर 4 जिले आते हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार आते हैं। दोस्तों यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हिसार मंडल सबसे बड़ा है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो ये सबसे छोटा है, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसके अंदर है। दोस्तों हम गुरुग्राम जिले की बात करें यानी मंडल की बात करें तो इसके अंदर 3 जिले आते हैं, जिनमें रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और दोस्तों गुरुग्राम है। और ये पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल है अपना। और अंबाला के अंदर 4 मंडल आते हैं, 4 जिले आते हैं, जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला है। दोस्तों फरीदाबाद के अंदर 3 जिले आते हैं, जिनमें फरीदाबाद, नूंह और पलवल है। दोस्तों इस दृष्टि से हम देखें तो रोहतक एक ऐसा मंडल है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जिलों को जो समाहित किए हुए हैं। तो रोहतक इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 22वें प्रश्न के अंदर कि फ्लॉपी है, फ्लॉपी इसमें पूछा है। तो वो दोस्तों इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब होगा, जो इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों हैं। अब हम दोस्तों अपना जो 23वें नंबर का प्रश्न है वो देखते हैं, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को वहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि को प्रदूषित करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही जवाब हो जाएगा, जिसमें शीशा लिखा हुआ है। दोस्तों 24वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा, जिसमें जींद लिखा हुआ है। दोस्तों यदि हम जॉर्ज थॉमस की बात करें तो ये एक आयरलैंड निवासी था, जिसने हिसार के अंदर जहाज कोठी का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों ये 1397 से तक यानी 1393 से लेकर 1397 तक आपा खांडे राव के लिए इसने काम किया था। और उस समय इसने हरियाणा को जीता था, यानी हरियाणा को जीतने में इसने सफलता अर्जित की थी। तो दोस्तों यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो 1797 ईस्वी में इसने
जींद पर आक्रमण किया था और बाद में 1798 से लेकर 1802 तक इसने झांसी को अपना जिला बनाकर वहाँ पर राज किया था। दोस्तों अपना जो 25वें नंबर का जो प्रश्न है जिसमें लिखा है कि जलसे की कढ़ाई किस प्रधान से संबंधित है, इसमें ऑप्शन है ले, सोड, कंग, दुकानिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो कंग हो जाएगा, जो कि एक पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है और जिसके ऊपर कई तरह की कढ़ाई की जाती है। दोस्तों जलसे की कढ़ाई के अलावा इसके ऊपर जो मिर्ची के पेड़ होते हैं उनकी कढ़ाई भी की जाती है और जो कि बटन होते हैं बटनों की कढ़ाई भी होती है और इसके अलावा इन पर फिरकीदार कढ़ाई भी होती है। तो दोस्तों तो हम इसके जो कंग है वो इसको हम इसके ऊपर टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 25वें नंबर का जो क्वेश्चन का वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। जो अपना 26वें नंबर का जो प्रश्न दिया गया है जिसमें लिखा है कि डॉक्टर सूरज भान के निर्देशन में हरियाणा में किस स्थान की खुदाई से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए है मिथाथल भिवानी वो इसका सही जवाब होगा। दोस्तों 1915-1916 के दौरान जब यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा था उस समय 86 सोने के सिक्कों का एक भंडार भी मिला था जिसमें से 60 सिक्के समुद्रगुप्त के थे। अपना जो अगला जो 27वें नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है कि हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन में कुल कितने पद है। तो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय गान के अंदर 5 पद है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जिसमें 5 लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा में काऊ प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है जिसमें 72 किलोमीटर लिखा गया है वो अपना सही उत्तर होगा। यदि हम काऊ प्रकार की जलवायु की बात करें तो इसके अंदर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होती है और जिसकी विशेषताओं में हम देखें तो दोस्तों इसमें गर्म आर्द्र जो ग्रीष्म ठंडी और जो दोस्तों जो नम सर्दी इसके अंदर पड़ती है। तो ये दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं। और जो काऊ प्रकार की जलवायु है हमारी शिवालिक जो श्रेणी है उसके जो निकटवर्ती 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पाई जाती है वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। 29वां जो प्रश्न है जिसमें लिखा है कि हरियाणा में पहली टेक्सटाइल मिल भिवानी में खालिस्तान में स्थापित हुई। तो दोस्तों ये 1937 में स्थापित हुई थी। ये दोस्तों लगभग सभी को पता ही होगा इस प्रश्न के बारे में कि 1937 के अंदर हरियाणा में पहली टेक्सटाइल जो मिल है वो भिवानी के अंदर स्थापित हुई थी। अपना जो अगला जो 30वां जो प्रश्न है प्राण सांखली की रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि चौरंगीनाथ जिसमें लिखा हुआ है। ये दोस्तों चौरंगीनाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे और नवनाथों में से एक इनको माना जाता है और इनको भगत पूर्णमल के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। अपना जो 30वां जो प्रश्न के बाद अपना जो 31वां प्रश्न आता है उसमें लिखा है कि हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है। इसके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए रोहतक भिवानी सिरसा और हिसार इसमें दिया गया है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा जिसमें रोहतक लिखा गया है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा जिसमें गुरुग्राम लिखा है। हरियाणा ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो हरियाणा के करनाल जिले में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा साफा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है साफा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में देश का 58वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर जो ए है वो माधव टाइगर रिजर्व वो इसका सही जवाब होगा। जो 58वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। यदि हम ऑप्शन नंबर बी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये अपने 54वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व था और ये राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर ये अपना जो डी ऑप्शन वाला जो कि टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभियान है ये भी दोस्तों 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व था जो कि राजस्थान के अंदर ही पड़ता है। सी ऑप्शन वाला जो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है तिमोर पिंगला वन्यजीव जो हमारा टाइगर रिजर्व है ये दोस्तों 56वें नंबर का अपना टाइगर रिजर्व था जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें माधव टाइगर रिजर्व लिखा गया है जो अपना 58वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है और ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। अपना जो अगला 36वें नंबर का जो प्रश्न है हरियाणा के किस स्थान पर माता देवी की 2 टेराकोटा मूर्तियां मिली है। तो इसका सही उत्तर अपना बनावली होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37वां जो प्रश्न है जींद नरवाना कैथल करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में भेद प्रचलित नृत्य है। तो ये दोस्तों खेड़ा नृत्य होगा। जब दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के यहाँ पर जाता है तो दूल्हे के पक्ष वाले जो कि महिलाएं होती है वो
जो दुल्हन की इंतज़ार में जो दूल्हे के घर पर ये दोस्तों नृत्य करती है। अपना जो 38वां जो प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है, तो अरेबिका इसका सही जवाब होगा। जो कि यदि मैं बताऊं तो आपको भारत में कॉफ़ी जो मुख्यतः होती है, अपने जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये जो है यहाँ पर हमारे भारत में अधिकतर कॉफ़ी का जो उत्पादन देखने को मिलता है। दोस्तों अरेबिका जो एक ऐसी कॉफ़ी की किस्म है जो सबसे पहले कहते हैं, जो सबसे पहले खोज की गई थी, और लगभग जितनी भी कॉफ़ी की किस्में उगाई जाती है उसका 60% अरेबिका ही उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें अरेबिका लिखा हुआ है। अपना जो 39वां जो प्रश्न दिया गया है, संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के 12वें जो वीकली टेस्ट के अंदर हरियाणा में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वर्ष 2005-06 में वो इसका सही जवाब होगा। फिनिश शब्द की यदि हम बात करें तो वो ब्रिज खेल के अंदर होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। दोस्तों ये अपने जो 41 से लेकर 70 तक जो मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम डिटेल इनका सोल्यूशन करेंगे। अब दोस्तों हम जो अपने लैंग्वेज के प्रश्न हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हम सोल्यूशन करेंगे, जो कि अपने 71वें नंबर के प्रश्न से शुरू होते हैं। दोस्तों मैथ और जो रीजनिंग की मैं सेकंड जो इसका पार्ट 2 होगा वो इसके अंदर मैं डिटेल करवाऊंगा इनकी, तो उस समय हम इनको करेंगे। अब अपना जो 71वें नंबर का जो प्रश्न है इंग्लिश से शुरू होता है, जिसमें एक पैराग्राफ इसमें दिया है और उसके अंदर हमें लिखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, जो दोस्तों ये पैराग्राफ इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जाहिर उद दिन बाबर से संबंधित ये जो पैराग्राफ इसके अंदर दिया गया है, ये दोस्तों हमारे जीके में भी ऐसे प्रश्न हम नॉर्मली पढ़ते हैं जिसमें हम बाबर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल सिंपल ही ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर डाला है, और इसमें जो पहला प्रश्न इसमें दिया गया था, जाहिर उद दिन बाबर वाज द फर्स्ट, यानी ये जो बाबर था ये भारत का मुस्लिम रूलर था, मुग़ल रूलर था, अफगान रूलर था या तुर्क रूलर था। तो इसका दोस्तों इसके अंदर जो सही अपना उत्तर होगा वो अपना मुग़ल रूलर होगा, क्योंकि हमें जो दोस्तों पैराग्राफ के अंदर बताना है और पैराग्राफ में हमें यही लिखा है कि फर्स्ट मुग़ल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 72वें नंबर का प्रश्न है, इसमें बाबर का जन्म पूछा गया है कि बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 1482 वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पैराग्राफ के अंदर हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि ही डाइड एट ए यंग एज ऑफ 48 ईयर्स इन 1530 एट हिज कैपिटल आगरा। तो दोस्तों इसके अंदर 1530 में उसकी डेथ होती है और 48 उसकी ईयर्स है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि उसका जो जन्म हुआ वो 1482 में हुआ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बाबर फर्स्ट ऑक्यूपाइड, बाबर ने सबसे पहले किस पर अधिकार किया, तो वो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा दिल्ली, क्योंकि दोस्तों जो अपना पंजाब का क्षेत्र था, जो हरियाणा का क्षेत्र था, ये दोस्तों पहले दिल्ली के अंडर ही आता था। तो दोस्तों उस समय जब हम इसका सही उत्तर लगाएंगे वो अपना दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। 74वें नंबर का प्रश्न इसमें लिखा है कि बाबर वाज ए ब्रेव वॉरियर, हेयर ब्रेव वॉरियर मीन्स, यानी बाबर एक बहादुर योद्धा था। तो यहाँ पर बहादुर योद्धा का मतलब क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हो जाएगा, यानी वो एक साहसी सोल्जर था, सैनिक था। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। 75वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमें पूछा है कि जो बाबर है उसने पंजाब और उत्तर प्रदेश तक अपने राज्य का विस्तार किया, तो वो उसने इसके लिए अनेक बैटल्स किए। तो वो दोस्तों किसके साथ किए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राजपूत इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राजपूत इसका सही उत्तर होगा। तो 75वें नंबर का, और यहाँ पर अपना जो पैराग्राफ है वो समाप्त होता है, क्योंकि पैराग्राफ के 5 ही क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए थे। और अब अपना जो 76वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका मैं दोस्तों अब इसके उत्तर में आपको बताता हूँ कि इसमें जो नन है, जो डी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा। 77वें नंबर का जो सी ऑप्शन है ए 100 माइल्स वो इसका सही जवाब होगा। 78वें नंबर का
जो क्वेश्चन है ए ऑप्शन एल्डेस्ट इसका सही जवाब होगा। 79वें नंबर का जो सम इसमें सी ऑप्शन लिखा गया है वो इसका सही जवाब होगा। और 80वें नंबर का बी ऑप्शन है जिसमें इज लिखा गया है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 81वें नंबर का सी ऑप्शन टुगेदर विद लिखा है वो इसका सही उत्तर होगा। 82वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर ऑफ जो डी ऑप्शन के अंदर दिया है वो इसका सही उत्तर होगा। और अब इसके अंदर एक सिनोनियम पूछा गया है जो उसका हमें यदि देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना जो 84वें नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें लिखा है कि फाइंड द एरर इसमें पूछी है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है तो डी ऑप्शन जो है नो एरर इसके ऊपर हम टिक करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें पूछा है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा रीप्रूफ वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम हिंदी के प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अग्नि का हमें पूछा है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो बी है अनिल वो इसका पर्यायवाची नहीं होगा क्योंकि अनिल होता है वायु का, यानी समीर पवन वायु वो इसका होता है, तो अनिल इसका नहीं आएगा। बाकी जो पावक है अनल है आग है इसका जो पर्यायवाची होता है यानी इसका जो मतलब होता है वो अग्नि ही होता है। 87वां नंबर का जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चालक की एक गलती रिक्त स्थान की जान ले सकती है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी होगा अनेक की जान ले सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम अनेकों नहीं लिखेंगे क्योंकि अनेकों एक अशुद्ध शब्द होता है तो अनेक शब्द ही हम हमेशा यूज करते हैं। तो चालक की एक गलती अनेक की जान ले सकती है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है का चयन करना है। तो दोस्तों जो इसमें गौतमी दिया गया है गोतमी का जो अर्थ नहीं होता है वो हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जिसमें कोई विरुद्ध लिखा गया है वो इसका उत्तर हो जाएगा। हल्दी गोरोचन गोदावरी जो नदी है उसको हम गौतमी भी कहते हैं यानी ये इसके एक प्रकार के पर्यायवाची है। तो जो सी ऑप्शन है कोई जिसमें कोई विरुद्ध लिखा गया है वो इसका सही उत्तर होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द व्याकरण का ज्ञान रखने वाला। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार हमें ये प्रश्न हमें HSC के अंदर SSC के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा व्याकरण वो इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है जिस संधि में ई बड़ी ई ऊ बड़ाऊ या री आगे कोई भिन्न स्वर आने पर ई या ई के बदले यह और ऊ या बड़ाऊ के बदले वह और जो री के बदले रह हो जाता है तो उससे हम दोस्तों यण संधि कहते हैं। 91वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना विभत्स। तो ए जवाब है वो इसका सही उत्तर होगा। यदि हम देखें कि करुण का स्थायी भाव शोक होगा, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होगा, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो जुगुप्सा जो होता है ये दोस्तों विभत्स का स्थायी भाव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु या बात के विषय में जानने की प्रबल इच्छा कौतूहल कहलाती है। कौतूहल इसका ए ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा। कौशल क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जैसे कौशली भी कहा जाता है इनमें से है दोस्तों इसका उत्तर अवधि होगा। इमली के पात पर बरात का डेरा, यानी इमली के पात होता है पत्ता, यानी इमली के छोटे से पत्ते पर बरात का डेरा। तो दोस्तों ये असंभव बात है कि छोटे से पत्ते पर छोटे से स्थान पर बरात का डेरा। तो दोस्तों ये असंभव बात हो जाएगी। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अपने व्यक्तित्व के अनुसार प्रत्येक की एक प्रकाष्ठा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब होगा जिसमें प्रकाष्ठा लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्ग का चयन करना है। एक सहयोगी का अचानक छुट्टी से चले जाने के कारण हम सभी पर कार्य बोझ बढ़ गया है। तो दोस्तों इसमें हमें बताएंगे तो ए ऑप्शन जो है वो अपना गलत हो जाएगा क्योंकि वो छुट्टी से नहीं होगा, वो छुट्टी पर होगा कि छुट्टी पर चले जाने के कारण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही जवाब। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमें लिखा होता है कि युद्ध के लिए भूमि, तो हम उसको समास में बदलेंगे तो वो अपना बन जाएगा युद्ध भूमि। तो दोस्तों युद्ध के लिए भूमि जिसमें 4 शब्द थे, 4 पद थे, लेकिन जो हमने इसका समासिक शब्द बनाया, हम इसको समास में इसको बदला तो वो अपना युद्ध भूमि जो एक वर्ड में उसको बदल दिया। तो दोस्तों इसका मतलब होता है संक्षिप्त यानी छोटा रूप। हम जो कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द हम या एक या 2 शब्द हम इसके अंदर मिलाते हैं तो
हम इसको बनाते हैं तो ये अपना समासिक पद होता है। तो इस प्रकार जो समास का अर्थ होता है वो संक्षिप्त होता है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं, जैसे कि विधा के लिए आलय यानी विधा, जहाँ पर हमें विधा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, आलय यानी घर, तो उसके लिए हम एक शब्द के लिए यूज करते हैं विधालय। तो इस प्रकार हम कई शब्दों के मेल से हम समास बनाते हैं, यानी संक्षिप्त रूप ये होता है कई शब्दों का, इसलिए समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। अपना जो अगला जो प्रश्न है, वर्णों का अलगाव विच्छेद कहलाता है, तो शब्दों के अलगाव को विग्रह कहते हैं। दोस्तों जब हम संधि करते हैं तो संधि के अंदर जो वर्णों का अलगाव होता है तो हम उसको संधि विच्छेद कहते हैं, लेकिन जब हम समास के अंदर हम शब्दों का अलगाव करते हैं तो दोस्तों विग्रह होते हैं, इसलिए हम समास विग्रह कहते हैं। संधि के समय हम संधि विच्छेद इसलिए ही कहते हैं क्योंकि संधि के अंदर वर्णों का अलगाव होता है और वर्णों के अलगाव को विच्छेद कहते हैं, इसलिए संधि विच्छेद कहते हैं। शब्दों के अलगाव के समय हम उसको विग्रह कहते हैं, इसलिए हम समास की दशा में जब हम शब्दों का अलगाव करते हैं तो हम उसको समास विग्रह कहते हैं। अपना जो अगला 99वें नंबर का प्रश्न है, वे शब्द जो संस्कृत से लेकर कुछ परिवर्तित रूप से सरल बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा तद्भव शब्द, क्योंकि जब संस्कृत के शब्द चेंज होकर हमारी हिंदी के अंदर आए हैं उनको हम तद्भव शब्द ही कहते हैं। जो यूं की यूं यानी जैसे कि तैसे हमारी हिंदी के अंदर संस्कृत से आ गए हैं उनको हमें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। पहलवान की ढोलक नामक रचना के कहानीकार कौन है? तो इसका तो दोस्तों इस प्रकार से अपना जो सोल्यूशन है, जो 70 जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से कर लिया है। अपना जो बाकी बचता है मैथ और जो रीजनिंग का सोल्यूशन जिसके हम 30% अपने रहते हैं उसको दोस्तों उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम मैथ और जो रीजनिंग का डिटेल सोल्यूशन उसके अंदर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केवल 70 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे और अब हम अपनी मिलते हैं मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।